हमने किस तरीके से ख़त्म किया है वो आपको पता है। पॉलिटी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आखिर में बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ पॉलिटी, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं कि हमारा संविधान बना किस तरीके से, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि संविधान होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। So constitution lays out certain ideals that form the basis of the kind of country a nation aspires to be। यानी कि संविधान कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो उस प्रकार के देश की नींव बनाते हैं जिसकी एक राष्ट्र आकांक्षा करता है। सिंपल, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो उन आइडियल्स को कंटेन करके रखता है जिस तरीके का वो देश है, ठीक है। तो अगर आपको किसी देश के बारे में जानना है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का देश है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। यानी कि जितनी भी आपको डेमोक्रेसीज मिलेंगी, अब डेमोक्रेसी क्या होता है वो हम प्रीएम्बल में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोगों के द्वारा इलेक्टेड एक गवर्नमेंट है, लोगों की एक तरीके से सरकार है, तो उसको हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने इसको डिफाइन किया था बहुत ही ब्यूटीफुली डेमोक्रेसी को, कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये मतलब ठीक है, आपको देखने को मिलेगा जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर आपको संविधान देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसका वाइस वर्सा बात करें कि अगर किसी देश में संविधान है तो वो डेमोक्रेटिक होगा, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँ तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कि चाइना ले सकते हैं। चाइना हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है, भले डेमोक्रेसी हो ना हो, लेकिन डेवलप तो काफ़ी है। लेकिन वहीं पर आप ले लीजिए नॉर्थ कोरिया को। अब नॉर्थ कोरिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पता है आपको, नॉर्थ कोरिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पता है आपको वहाँ पर कितनी डेमोक्रेसी है, क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, खासकर नॉर्थ कोरिया में तो बोल ही सकते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन, तो ये संविधान का ट्रेडिशन कब शुरू हुआ, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री अगर हम देखें फॉर्मली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट वाज यूएसए इन 1787, 1787 में, ठीक है। यूएसए, अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं यूएसए कहाँ पे होगा। हाँ, यूएसए यहाँ पर है, देन यहाँ कनाडा, यहाँ कौन सी कंट्री है, अगर ये कनाडा है, ये आपका यूएसए, तो ये कौन सा कंट्री है बताइए। तो 1787 में सबसे पहले यूएसए हैड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी 4 जुलाई 1776 को, 1776 में। तो थर्ड वन इज योर मैक्सिको, है ना, मैक्सिको यहाँ की, मैक्सिको सिटी यहाँ की कैपिटल है। ऑलराइट, सो आगे बढ़े अभी। तो बेसिक हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेशन डेमोक्रेटिक कंट्री से क्या है, और सबसे पहले ये ट्रेडिशन शुरू कब हुआ, कहाँ से हुआ। तो 1787 में यूएसए से स्टार्ट हुआ, इंडिपेंडेंस यूएसए को कब मिली थी, 1776 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं कि कितनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेसी की बात करी, तो डेमोक्रेसी है तो है, और नहीं है तो फिर क्या है, नहीं है तो वो या तो फिर वहाँ पर कम्युनिज्म होगा, टोटलिटेरियन वहाँ पे गवर्नमेंट होगी, या ओलिगार्किक होगी, या फिर मोनार्किक होगी, ठीक है। कम्युनिस्ट का बात करें तो इसका मतलब होता है सोर्स और मींस प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उत्पादन के स्रोत या साधन सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये काफ़ी नैरो डेफिनेशन है, डिटेल डेफिनेशन हम बात करेंगे जब प्रियम्बल पढ़ रहे होंगे। तो जब वहाँ पर सोशलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इनमें क्या अंतर है। तो अभी के लिए ऐसे समझ लो कि जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन सोर्स है वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है। कौन है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। कैपिटलिज्म इसका उल्टा होता है, वो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, ये सब हम देखेंगे क्या होते हैं, सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें हम प्रियम्बल वाले में देखेंगे। बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं चाइना है, तो चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ज़्यादातर आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो इट इज़ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। लाओस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया को तो क्या ही रखोगे, चाइना, लाओस, इन सबको रख सकते हो। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजंस बाय हूएवर इज रूलिंग। तो पूरा जो कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल रूलर का है, उसको बोलते हैं सर्वसत्तावादी सरकार। यह नागरिकों के जीवन पर शासक द्वारा पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। आई थिंक इससे बेस्ट एग्जांपल तो हो नहीं सकता है किम जोंग उन से, कि किस तरीके से इसने पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया के लोगों पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। ओलिगार्किक होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू, कुछ लोग सरकार चला रहे हैं। अब जैसे रशिया है, ईरान है। अब रशिया में आपको लग सकता है कि हाँ यार व्लादिमीर पुतिन ही तो है सिर्फ, बट ऐसा नहीं है। व्लादिमीर पुतिन और कुछ और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो मिलकर रशिया की गवर्नमेंट को चला रहे हैं। उसी तरीके से ईरान का भी है। तो ओलिगार्की वो होती है अल्पतंत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक ऐसा शासन जिसमें कुछ लोग शासन करते हैं, जैसे कि ईरान और रूस का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे। मोनार्की की अगर बात करें, राजशाही, तो राजशाही जैसे कि यूके, सऊदी अरब में होता है। सऊदी अरब में आपको पता है किंग होते हैं, यूएई वगैरह हो गया, वहाँ पर इस तरीके से किंग होते हैं और वो सरकार चलाते हैं। यूके में भी, यानी कि जो ब्रिटेन है, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी आपका इसी तरीके से मोनार्की चलती है। मोनार्की क्यों है वहाँ पर मोनार्की क्यों है, क्योंकि वहाँ पर किंग या क्वीन हेड होता है। जैसे अभी चार्ल्स दी थर्ड किंग है यूके के, चार्ल्स दी थर्ड किंग है यूके के, तो वो क्या है, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं किंग, मतलब गवर्नमेंट तो है जो वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन अगर बात करेंगे तो वहाँ पर मोनार्क होता है। एक मोनार्क की मतलब एक राजा या रानी होता है, एक सम्राट होता है विशेष रूप से, जिसके नाम पे शासन होता है, जैसे कि हम जब आगे पॉलिटी में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत में सारा काम, जैसे सरकार तो है, जैसे मोदी जी और उनके सब हैं, अगर हम केंद्र में देखें तो मोदी जी हैं और उनकी सरकार है, मतलब उनके मंत्रिपरिषद पूरा बना हुआ है, वो सरकार चलाते हैं, लेकिन सारा काम किसके नाम पे होता है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड ही है,
वो भी इलेक्टेड ही है। आप लोग नहीं से इलेक्टेड तो नहीं है, क्यों नहीं इलेक्टेड? आप वोट नहीं देते हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई इलेक्टेड नहीं है। हम वोट नहीं देते हैं, लेकिन कोई तो वोट देके बिठाता है प्रेसिडेंट को, और वो कौन है? जो हमारे द्वारा चुने गए। वो पूरा हम समझेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो भले वो अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित क्यों ना हो, भले ही वो इनडायरेक्टली रूप से इलेक्टेड क्यों ना हो, लेकिन वो इलेक्टेड तो है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड तो है। लेकिन यूके में इस तरीके से नहीं होता है, वहाँ पर राजा या रानी होता है। जैसे अभी राजा है किंग चार्ल्स दी थर्ड, क्वीन एलिजाबेथ, आपने नाम सुनेंगे। तो ये सब क्या है? किंग या क्वीन है। अब यहाँ पर बेसिक्स हमने समझे हैं। अब ये जानेंगे कि हमारे भारत का संविधान किस तरीके से बना, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। भारत का संविधान का निर्माण अब यहाँ से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। अब जैसे कि यूके की बात कर लें यहाँ की, ठीक है, तो यहाँ क्या है ना, यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब इन्होंने जिन्होंने हमें रूल किया इतने साल तक, लगभग 200 साल तक, इनका ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना था कि भाई चलो आओ मिलकर संविधान बनाते हैं। तो इसीलिए इनका जो संविधान है उसको लिखित नहीं अलिखित संविधान बोला जाता है, रिटन नहीं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। रिटन तब बोला जाएगा जब कुछ लोग बैठे हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो क्या यूके में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन क्या बोला? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग कोई ऐसा नहीं कि संविधान बनाने के लिए बैठे, चलो भाई अब संविधान बनाते हैं। इनके जो बाई लॉज जो पहले से चले आ रहे थे उन्हीं को इन्होंने कंपाइल कर दिया और बोल दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो हम अगले लेक्चर में निकल जानेंगे कि रिटन और अनरिटन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस तो आप समझ ही गए जो कोर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1928 में अर्ली ड्राफ्ट ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ। तो ये जब हम हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर एक देखेंगे कि किस तरीके से साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का विरोध होता है भारत में। जब विरोध होता है तो एक होता है बर्किनहेड करके, ठीक है, सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा होता है वहाँ पे, मतलब ठीक है अभी जान लो बर्किनहेड करके था। तो उसने चैलेंज किया इंडियंस को कि अगर इतना ही है तो बना लो खुद का, बता दो हमें, रिपोर्ट दे दो, बना लो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, रिपोर्ट दो हमें कि क्या और रिफॉर्म लाने चाहिए। तो उसके, ठीक है, उसने क्योंकि चैलेंज किया था तो इसलिए मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है, उनके चेयरमैनशिप एक तरीके से आप बोल दो कि कॉन्फ्रेंस होती है या फिर हाँ कॉन्फ्रेंस टाइप होती है, और वो एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इट वॉज चेयर्ड बाय दी मोतीलाल नेहरू, इसलिए नेहरू रिपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक ड्राफ्ट आप बोल सकते हैं कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इनफॉर्मल ड्राफ्ट तरीके से आया, जो कांग्रेस की जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी जो लखनऊ में बैठी थी, जिसको चेयरमैनशिप करी थी मोतीलाल नेहरू ने, उसने यहाँ पर बना के दी। बिकॉज मोतीलाल नेहरू वॉज मतलब काफ़ी ठीक ठाक बड़े लॉयर थे वो। देन एम एन रॉय, मणिंद्र नाथ रॉय, जो कि सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, इन्होंने 1934 में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया कि ये भारत की संविधान, यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनफॉर्मल ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1928 में। अगर डिमांड की बात करें कि संविधान सभा की डिमांड, तो वो एम एन रॉय ने सबसे पहली बार 1934-1934 में रखी थी, और कांग्रेस ने ऑफिशियली 1935 में ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगा, जो हमारे देश के संविधान को बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि 1934 में सबसे पहली बार एम एन रॉय ने डिमांड करी, मनिंद्र नाथ रॉय ने, और उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने डिमांड करी। लेकिन उससे पहले एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1928 में, 1928 में, जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, बिकॉज ऑल इंडिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया था, विच वॉज चेयर्ड बाय दी मोतीलाल नेहरू। ओके, नाउ अब इसमें ब्रिटेन का क्या रिस्पॉन्स था? तो ब्रिटेन ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन कब किया? जब उसको लगा कि अब जरूरी है रिस्पॉन्ड करना। क्यों? क्योंकि 1939 में 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था, विश्व युद्ध द्वितीय शुरू हो रहा था, जहां पर एलाइड पावर एक तरफ थे और एक तरफ एक्सिस पावर थे। एक तरफ इसमें अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन था, यूएसए था, यूएसएसआर था, ये सब जो है एक साथ थे, और दूसरी साइड जो थे वो आपके जापान हो गया, जर्मनी, ये सब एक साथ थे। अब इनमें अगर बात करेंगे कि जो अभी मैंने बताया, जो जापान जर्मनी ये सब थे एक्सिस पावर में थे, और जो आपका ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, ये सब आपके फ्रांस हो गया, सॉरी हाँ ये आपके एलाइड पावर में थे। ठीक है, जिसमें रशिया, चाइना, यूके, यूएस ये सब थे। ओके, ठीक, और दूसरी साइड आपकी एक्सिस पावर। तो अब वो हमें डिटेल में नहीं जानना है एलाइड और एक्सिस कौन था, क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आना चाहिए। इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ तो हुआ ये कि इनिशियली ये थोड़ा सा हारने लगे, जो ब्रिटेन है ये हारने लगा। और अब ब्रिटेन, आपको पता है ब्रिटेन क्या है? याद करो भाई, कुछ याद आ रहा है? न्यू वेल्स, हाँ सॉरी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, न्यू वेल्स, कुछ याद आया? नदर्न आयरलैंड, कि भाई ये क्या है? क्या ये ब्रिटेन? इसको भी ये क्या है? क्या ये ब्रिटेन? इसको मिला देंगे क्या मिल जाएगा? यूके। नदर्न आयरलैंड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यूके। तो समझ में आना चाहिए इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके में क्या अंतर है, पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ऊपर स्कॉटलैंड है, ठीक है, स्कॉटलैंड की कैपिटल जल्दी से बताओ। देन यहाँ पर आपकी इंग्लैंड है, देन यहाँ न्यू वेल्स है, इनको मिला देंगे तो ये बन जाएंगे क्या? ब्रिटेन। इसको मिला देंगे नदर्न आयरलैंड को, आयरलैंड को नहीं, नदर्न आयरलैंड को, तो बन जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। ओके ओके, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो ये जो है बैटल थोड़ा सा हारने लगे, और जब हारने लगे तो इन पर प्रेशर बना बाकी कंट्री से जो उनके साथ में थे, यूएस वगैरह से, कि भाई इंडियंस का भी सपोर्ट लो। तो इंडियंस को खुश करने के लिए पहली बात उन्होंने क्या किया, 1930 में बिना इंडियन से पूछे, जो मान लो जैसे भारत में सरकार थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी थी, बिना पूछे और बोल दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी साइड है। तो कांग्रेस ने क्या किया, प्रोटेस्ट करते हुए मिनिस्ट्री से रिजाइन मार दिया। फिर उसके चलते इन्होंने और दिल जीतना चाह, क्योंकि कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया, तो और प्रेशर इन पे बड़ा ब्रिटेन पे, बाकी कंट्री से। तो उन्होंने अगस्त ऑफर दिया 1940 में। ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी देख लीजिए क्योंकि अब ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। तो 1940 में लिन लिथगो, उस समय का जो वॉइस रॉय था, उसने क्या किया, एक प्लान प्रपोज किया और बोला कि मतलब वो पूरा प्लान हम डिटेल में नहीं जानेंगे, वो सिर्फ हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। अगेन अभी यहाँ पर ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिस्पेक्ट में इसने क्या बोला। तो इसने बोला कि हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे इंडिया को, वो भी वॉर के बाद, युद्ध के बाद। क्रिप्स प्रपोजल आया 1942 में, 1942 में, और इसने भी क्या बोला, इसने भी बोला कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे आफ्टर दी वॉर। ठीक है, आफ्टर दी वॉर। अब बात क्या थी कि डोमिनेंट स्टेटस में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इट इज अ स्टेटस गिवन टू सर्टेन कंट्रीज दैट अलाउड देम टू बी सेल्फ गवर्निंग व्हाइल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी वो ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट रहेंगे, लेकिन वो सेल्फ गवर्न
कर सकते हैं, मतलब उनकी खुद की सरकार होगी, खुद की मिनिस्ट्रीज़ के खुद के लोग मिनिस्ट्रीज़ चलाएंगे, लेकिन जो रूल होगा वो ब्रिटेन के शासक के नाम पर रूल होगा और वो ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट रहेंगे। ये जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था कांग्रेस को। डोमिनियन स्टेटस 1928 तक चाहिए था या फिर 1929 तक बोल सकते हैं चाहिए था, लेकिन लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने अपने गोल को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था। इन्होंने उस टाइम पे कांग्रेस वालों ने बहुत डोमिनियन स्टेटस मांगा कि दे दो दे दो दे दो, दे ही नहीं रहे थे। तो कांग्रेस ने चल के बोला हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं कि हम रूल करेंगे तुम्हारे नाम पर रूल करेंगे और ब्रिटेन डोमिनियन का पार्ट होगा, नहीं, हमें चाहिए स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसी वजह से गांधी जी ने यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया था कि डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज डोरनेल, कि जो डोमिनियन स्टेटस है इज डेड एज डोरनेल। क्यों? क्योंकि ये तो हमें पहले चाहिए था, अब तो हमें चाहिए ही नहीं। ये किसकी स्टेटमेंट थी? गांधी जी की। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? सभी को इंटरेस्ट विद डेस्टिनी अभी छोड़ दो, क्या है वो आगे हम देखेंगे। ऑफर्स फ्रॉम ब्रिटेन में अभी हमने देखा ऑगस्ट ऑफर रिजेक्टेड, क्रिप्स मिशन रिजेक्टेड, एक ये भी आया था आपका वेवल प्लान, जिसको फिर वेवल प्लान के टाइम पे जब आया था 1945 में, तो क्या था कि सारे लोग जेल में बनते जितने मेजर लीडर्स थे, तो इनको जेल से छुड़ाया गया, शिमला में बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन यहाँ पर भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बन पाई। अगेन वो डिटेल में हम हिस्ट्री का में देखेंगे, यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में देखना है बस। फिर आता है 1946 में 3 लोगों को भेजा जाता है, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस अनिकेत दास। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि रूल इंडिया ही करेगा, मतलब इंडिया अभी भारतीय लोग ही मिनिस्ट्री चलाएंगे, भारत की सरकार बनेगी, लेकिन शासन किसके नाम पे होगा? नाम पे होगा ब्रिटेन का जो राजा या रानी है उसके नाम पे, जैसे आज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और इधर वेल, न्यू वेल्स पे, ठीक है, किसके नाम पे शासन होता है? ब्रिटेन का जो राजा या रानी है उनके नाम पे शासन होता है, ठीक है, और वो ब्रिटेन डोमिनियन का ही पार्ट है, ब्रिटिश डोमिनियन का। तो ये भारत को नहीं चाहिए था, भारत को चाहिए था पूरी तरीके से सॉवरेनिटी, यानी पूरी तरीके से स्वायत्ता चाहिए थी कि हमारा ही रूल होगा और हम किसी पे बाध्य नहीं होंगे, आप कुछ हमें बोल नहीं सकते कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। तो 1946 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक प्लान मिशन भेजा जाता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें 3 लोग ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश कैबिनेट के भेजे जाते हैं। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट होगी वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जैसे आज भारत की संसद है वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें राजनाथ सिंह, जिसमें कि अमित शाह, जिसमें कि आपके नितिन गडकरी है ना, निर्मला सीतारमण, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करने वाले लोग हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एस जयशंकर हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, ठीक है, और आपकी निर्मला सीतारमण जी हो गई, अमित शाह हो गए, तो ये सब कैबिनेट मिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ऐसे ही 3 लोग आए थे, 3 लोग आए थे, एवी अलेक्जेंडर, ये तो आप जानते हो कौन है ये, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो 3 लोग आए थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन। पैथिक लॉरेंस कौन था? चेयरमैन था। ओनली कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, हेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट। तो ये अडॉप्ट कर लिया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसमें प्रपोजल था कैबिनेट मिशन में, यानी कि हमने देखा अगस्त ऑफर रिजेक्टेड, क्रिप्स मिशन रिजेक्टेड, बट कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अगेन फिर तुम ये बोलोगे सर सारी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ नहीं है क्या? लेकिन वो हम डिटेल में देखेंगे कि क्यों इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आपको ये बस यहाँ क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बना, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। पहले तो मुस्लिम लीग ने इसका अपोज किया, लेकिन बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसमें ये प्रपोजल था कि एक संविधान सभा बनेगी और एक इंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, इंतरिम सरकार बनेगी। मतलब एक संविधान सभा बनेगी जो संविधान तैयार करेगी, 2 दिन में तो तैयार हो नहीं जाएगा, तो संविधान वो तैयार करेगी, और तब तक शासन करेगी ये इंतरिम सरकार। यानी कि ब्रिटिशर्स ऐसे तो है नहीं झोला झंडी उठा के चले जाएंगे, चलो भैया जिसका जो मन है कर लेना, हम जा रहे हैं, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर को फैसिलिटेट करने के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब ये है कि इट इज़ लाइक कि जैसे कि मैं अभी मान लो, लेट सपोज कि यहाँ पे अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करता है और अगर उसको हटना होता है तो एकदम से नहीं हटता। वो क्या करता है? जो नया बंदा आता है, जो नई उसकी जगह रिक्रूट होगा, उसको पहले वो काम सिखाता है, तब वो हट के जाता है वहाँ पे। यही होता है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर परमार अकेडमी में कुछ काम करवाता हूँ, ठीक है, किसी से। अब उसको पता है कि किस तरीके से यहाँ काम होता है, कैसे क्या काम होता है, क्या मेरी नीड्स हैं। तो अब उसको अगर हटना है तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई जो नया आ रहा है इसको पहले काम सिखा दो, कैसे क्या करना है होता है, क्या सारी चीज़ें, सो दैट स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो बस वही है। तो ब्रिटिशर्स को पता है कि हमें जाना है, अब भारत आज़ाद हो रहा है, तो हम भारत के लोगों को ये पावर देते हैं कि भाई तुम मिनिस्ट्रीज चलाओ, जब तक कि हम यहाँ से नहीं जाते तुम मिनिस्ट्रीज चलाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं इंतरिम गवर्नमेंट, ठीक। अब आते हैं इसमें, वो भी इंतरिम गवर्नमेंट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि इंतरिम गवर्नमेंट ही देखते हैं, बाद में देखते हैं उसको, ठीक है, कि किस तरीके से क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। तो 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को इंतरिम गवर्नमेंट का गठन होता है। इट लास्टेड अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि ये 15 अगस्त 1947 तक रहती है। 2 सितंबर 1946 को बनी और 15 अगस्त 1947 तक ये चलती है, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता, यानी जब तक कि यहाँ से ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से नहीं चले जाते हैं। तो इतने टाइम तक क्या हुआ? लगभग हम बोल सकते हैं 1 साल तक ये इंतरिम सरकार चली, ठीक। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट कौन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का? तो पहले वेवल था और बाद में माउंटबेटन, यानी प्रेसिडेंट अभी भी ब्रिटिशर ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स गए तो नहीं थे, अभी तक तो नहीं गए थे, अभी तो उनको स्मूथ ट्रांजिशन करवाना था। तो इसलिए अभी प्रेसिडेंट कौन था पूरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का?
वेवेल और माउंटबेटन। यानी अभी तक जो सरकार चल रही थी वो ब्रिटिशर्स चला रहे थे। उनकी एक तो जो एक गवर्नर हुआ करता था और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, ध्यान समझना। एक गवर्नर होता था, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन अभी क्या है, अभी ब्रिटिशर्स ने बोला भारतीयों से तुम चलाओ सरकार, इंतरिम अंतरिम सरकार बना दी, उसमें प्रेसिडेंट अभी भी ब्रिटिशर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बाकी की पोस्ट जो है इंडियंस होल्ड करेंगे। उसमें कमांडर इन चीफ भी आपका ब्रिटिशर ही था, सर क्लॉड ऑचिनलिक, आप देख सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो दी गई थी जवाहरलाल नेहरू को। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और कॉमनवेल्थ के जो रिलेशन है वो मिनिस्ट्री दी गई थी जवाहरलाल नेहरू को। होम अफेयर्स दिया गया था सरदार पटेल जी को। एग्रीकल्चर एंड फूड दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। और कॉमर्स दिया गया था इब्राहिम इस्माइल, यानी कि मुस्लिम लीग भी थी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुस्लिम लीग ने पहले इसका अपोज किया, 2 सितंबर को बनी थी 1946 को, ठीक है, लेकिन इनिशियली मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, नहीं ज्वाइन किया प्रोटेस्ट के चलते, या फिर कि नहीं हमें तो पाकिस्तान चाहिए। लेकिन बाद में इसको लगा कि यार ज्वाइन कर लेते, नहीं तो ऐसा ना हो कि साइड लाइन हो जाए हमको कोई पूछे ही ना, तो इसलिए साइडलाइन कहीं ना हो जाए और कांग्रेस कहीं पूरा कंट्रोल ना ले ले। तो इस चक्कर में इन्होंने फिर जल्दी जल्दी अक्टूबर के महीने में ज्वाइन किया। इन्होंने अक्टूबर 1946 में इन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया फाइनली। इन्होंने मिनिस्ट्रीज होल्ड कर ली। तो कॉमर्स ही मुस्लिम लीग के पास, और डिफेंस थे मिनिस्टर हमारे कांग्रेस के बलदेव सिंह जी, और फाइनेंस मिनिस्टर था ये लियाकत अली खान मुस्लिम लीग का, जो कि पहला प्राइम मिनिस्टर भी बना पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में और मिनिस्ट्रीज, अगर हेल्थ बात करें तो गजनफार अली खान मुस्लिम लीग से, लेबर बाबू जगजीवन राम जी थे। लॉ की अगर बात करें मुस्लिम लीग से था ये जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। और एजुकेशन एंड आर्ट्स सी राजगोपालाचारी। रेलवेज एंड कम्युनिकेशन अब्दुर्राब निस्तार। और इंडस्ट्रीज में थे आपके जॉन मथाई, जो पहले रेलवे मिनिस्टर भी हमारे बने, ये भी कांग्रेस से थे। तो इंटरिम गवर्नमेंट में आपको पता होना चाहिए कौन किस मिनिस्ट्री को होल्ड करके रखा हुआ था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए। हाँ, ग्रुपिंग का प्रोविजन था, लेकिन वो हिस्ट्री में हमें देखना है, यहाँ नहीं। ओके, नो डाउट, ओके। हाँ, नाम याद करने, यस, ओके। हाँ भाई, हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट ही क्या पूछते रहते हो, इसके लिए सफिशिएंट उसके लिए सफिशिएंट है, मतलब तुम लोग जब तक वही है ना कि जब तक ठप्पा नहीं तो हाँ 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 सर ने बोल दिया अब तो सफिशिएंट है, हमको तो लगा सफिशिएंट होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ छोड़ छोड़ देंगे, क्या बात है, मतलब क्या अलग पूछ लेगा। जब मैंने आपको बोल दिया कि पीसीएस लेवल के आप क्वेश्चंस बना ले जाओगे, बना लो, जोग्राफी पढ़ा दिया है बढ़ा दिया, बना लो कोई भी। और ऐसा नहीं कि वो तो पूरा अभी कोई अगर पीसीएस हो लेटेस्ट में उसके देख लो, फिर आगे कोई हो तो उसके देख लेना। सेम फॉर क्वालिटी एंड सब्जेक्ट ऑल्सो, तो फिर एलटी ग्रेड और बाकी आप अपने खुद समझ सकते हो ना वो चीज़। चलो, तो ये हमने देख लिया इंटरिम गवर्नमेंट एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए बना दी गई, ठीक है, बना दी गई। अब संविधान बनाया जाएगा, अब संविधान बनाया जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा में जो संविधान बनाएगी उसमें टोटल 389 लोग रहेंगे, 389। अब क्योंकि पार्टीशन का इसमें नहीं था, मैं आपको बता दूं कैबिनेट मिशन प्लान में ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं ये कांग्रेस के अलग बैठेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया बनाने के लिए और मुस्लिम लीग की अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठेगी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो यानी कि ये कंबाइंड ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी थी, ठीक है, जिसमें कि कांग्रेस मुस्लिम सब होने थे। तो 389 टोटल सीट होनी थी, 389 जो इसमें प्रपोजल था कैबिनेट मिशन प्लान में, जिसमें कि 296 इलेक्टेड मेंबर होने थे, निर्वाचित सदस्य होने थे, और 93 नॉमिनेटेड होने थे, नामित मनोनीत होने थे। 296 इलेक्ट होकर आने थे, जिसमें 11 जो गवर्नर प्रोविंस है वहाँ से 292 लोग आएंगे, और जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस है वहाँ से 4 लोग निकल के आएंगे। अब ये है क्या, समझो। भारत 2 भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश भारत यानी जहां पर ब्रिटिशर्स का रूल था, दूसरा था प्रिंसली स्टेट, रियासतें जहां महाराजा वगैरह रूल किया करते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स की ऑटोनॉमी एक्सेप्ट करके रखी थी क्योंकि आपको ही पता है कि ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर कब्जा तो करके रखा ही था, कोई नहीं टिक पाया था ब्रिटिशर्स के सामने। तो प्रिंसली स्टेट थे जरूर, राजा रजवाड़े रूल जरूर कर रहे थे, लेकिन एट दी टॉप उन्होंने एक्सेप्ट करके रखा था एट द एंड कि भाई हमारे ऊपर मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। लेकिन ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे, उनके जो भी रियासतें थी वहाँ पर वो राजा रजवाड़ों का ही रूल हुआ करता था। और बाकी ब्रिटिशर्स ने कहीं पे या तो गवर्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था या फिर कहीं पे चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझ में आई चीज़। कहीं कहीं पे गवर्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था, कहीं कहीं पे चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था। जहां पर गवर्नर को अपॉइंट करके रखा हुआ था वो थोड़े से बड़े प्रोविंस थे, जहां पर ब्रिटिशर्स की आप इसे समझ लो कि थोड़ी सी कम ऑटोनॉमी थी, क्योंकि एक गवर्नर था और एक वहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करता था, जो कि क्या करेगा, जो कि उस हिसाब से रूल करेगा। और एक जगह हुआ करता था जहां पर चीफ कमिश्नर होता था, ठीक है। तो एक जगह पे गवर्नर, समझ रहे हैं आप, यानी कि एक था ब्रिटिश भारत जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली उन्होंने किसी न किसी को अपॉइंट करके रखा हुआ था, तो गवर्नर को चीफ कमिश्नर को, और दूसरे थे जहां पर उन्होंने राजों को रजवाड़ों को बोल दिया था तुम रूल करो यार, ठीक है, लेकिन बस औकात में रहना, ठीक है, ज़्यादा उछलना नहीं, वैसे उछल पाओगे भी नहीं अब, ठीक है, जिस हिसाब से हमने सबको दबा दिया है, लेकिन तुम रूल करो, हमें लेना देना नहीं है। तो ये हो गया। 296 आनी थी ब्रिटिश इंडिया से, लिखा भी हुआ है, जिसमें 292 जो 11 गवर्नर प्रोविंस थी उससे आने थे 292 मेंबर्स, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, जिसमें हर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक मेंबर आना था। अब ये लोग, ठीक है, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ से 93 मेंबर्स आने थे। अब ये लोग जो आने थे कैसे आएंगे, ये लोग क्या चुन के भेजेंगे? द आंसर इज नो, लोग चुन के नहीं भेजेंगे। तो फिर जो भी लेजिस्लेचर थे वहाँ पर प्रोविंसेस में, जो भी प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर थे वहाँ के लोग, जैसे कि आज राज्यसभा में क्या हम लोग चुन के भेजते हैं,
राज्यसभा की जब मैं बात करता हूँ, क्या आपने राज्यसभा के लिए कभी वोटिंग करी? द आंसर इज नो। हम लोकसभा के लिए चुनाव देते हैं। जैसे बिहार में जो भी हो रहा है वो विधानसभा के लिए हो रहा है, तो उसको आप हटा दो। लेकिन जो अभी पूरे केंद्र के चुनाव हुए थे तो लोकसभा के चुनाव हुए थे, है ना, 18वीं लोकसभा के। राज्यसभा के लिए कोई ऐसे आम चुनाव नहीं होते हैं। जिनको हम चुन के भेजते हैं विधानसभा में, वही लोग आगे चुन के भेज देते हैं राज्यसभा में, हमें नहीं चुनना होता है। यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसी तरीके से यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट वोटेड डायरेक्टली फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने संविधान सभा बनाने के लिए डायरेक्टली वोट नहीं दिया। तो किसने दिया? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, जिनको कि लोगों ने चुन के भेजा था, उन्होंने वोट डाल के जो है चुन के भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उन्होंने वोटिंग करी। तो जिसमें कि ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। थोड़ा सा भी बस रट लो, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको कि आप ये क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। लेकिन ध्यान रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि ये पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। कैसे पार्टी इलेक्टेड और पार्टी नॉमिनेट कैसे थी? ये लोग इलेक्टेड थे और ये लोग नॉमिनेटेड थे। हाँ, यहाँ पर तो इलेक्शन हुए इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि राजा जौड़ों से बोल दिया गया था जिसको तुमको ठीक लगे अपने अपने प्रिंसिपल जो रियासत है वहाँ से एक मेंबर को भेज देना यहाँ पे। यानी इलेक्शन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो कोई लेजिस्लेचर ही नहीं थी। तो लेजिस्लेचर ही नहीं थी तो कैसे लेजिस्लेचर के लोग चुन के भेजेंगे? इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो राजा लोगों से बोल दिया कि तुम अपने हिसाब से भेज देना किसी को, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेशन, मनोनीत कर दिया। जैसे कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आज 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित कर देता है, नॉमिनेट कर देता है, कोई इलेक्शन नहीं होता उसके लिए, जो उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये जाना चाहिए तो उसको भेज देता है। ठीक उसी तरीके से तो ये इसीलिए ये लिखा हुआ है कि आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ इलेक्टेड थे 296 और कुछ लोग यहाँ पर नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे 93। अब इसमें जो सीट्स का एलोकेशन होना था, डिवीजन होना था, वो 3 कम्युनिटीज में होना था, मुस्लिम, सिख और जनरल। यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, सिख कम्युनिटी के लोग और जनरल में बच गए सारी अदर कम्युनिटी के लोग, हिंदू, पारसी, जैन, बुद्ध, ये सब। इसमें 1 मिलियन पे एक सीट निकल के आनी थी। यानी कि इस तरीके से एक सीट निकल के आए कि वो एक सीट 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हो। एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, इस हिसाब से चुनाव करवाए गए। चुनाव हुए जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में, 1946 में। रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा, जहां पर कांग्रेस मेजॉरिटी फॉर्म करती हुई दिखी, 208 सीट्स, यानी कि 208 सीट यहां निकाल के लाई। मुस्लिम लीग की बात करें 73 सीट निकाल के लाई, 73 सीट्स। और इंडिपेंडेंट की अगर बात करेंगे, इंडिपेंडेंट को मिली सिर्फ 15 सीट्स। यानी कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, मुस्लिम लीग को ज़्यादा नहीं मिली और इंडिपेंडेंट सिर्फ 15। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से समझना कि ये कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक, मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका बॉयकॉट किया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से तो कुछ ना बनने वाला, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी तो है नहीं यहाँ पे, 73 सीट्स ही है। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर बॉयकॉट किया और बची कितनी सीट? बची आपकी 299 सीट्स। अब आप ये गणित लगाओ कि 299 सीट कैसे बची होंगी, और फिर मुझसे डाउट पूछो अगर कुछ डाउट आए तो। पहले तुम गणित लगाओ। डायरेक्ट एक्शन डे बिल्कुल डिक्लेयर किया गया था 16 अगस्त 1946 को, जहाँ पर मारकाट के खुले एकदम निर्देश दिए थे मुस्लिम लीग ने, जहाँ बहुत मारकाट हुई थी। मिलियन कैसे का मतलब क्या है? मिलियन कैसे मतलब? वही तो समझ नहीं आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे 299 कैसे हो गए। देखो भैया 389 थे, ठीक है, 389 सीट्स थे कि नहीं? तो 389 में कितने हटा दो, 73 हटा दो तो कितना बचा? 316। 316। लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या था देखो, क्योंकि अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ था, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ना कि 389 सीट्स होनी, सॉरी हाँ 389 सीट्स होनी थी, तो उसमें से अगर हम 73 हटा देंगे तो बचना तो चाहिए ऐसा 316 कुछ। तो ऐसा क्यों हुआ 290? पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने प्रिंसली स्टेट वालों ने कोई नॉमिनेट करके नहीं भेजा था, क्योंकि इनको ये लग रहा था संविधान बनेगा, संविधान के हिसाब से सरकार चलेगी तो हमारा पावर तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खुद सोचो, राजा लोग दिल में धक धक नहीं हो रहा होगा कि भैया अल्लो भैया क्या होने लगा, ब्रिटिशर जा रहे हैं, संविधान बन रहा है, सब क्या हो रहा है, अभी तो हमारा रूल चला जाएगा। तो उन्होंने भेजा ही नहीं था इनिशियली, बाद में लोगों ने लेकिन भेज दिया था। तो 389 में जब तुम 73 हटाओगे तो 316 बचेगा। तो ये क्या हो गया? तो ये ऐसा हुआ, देखो अभी तक पार्टीशन तो हुआ नहीं था, पार्टीशन तो हुआ नहीं था, पार्टीशन तो हुआ नहीं था, तो इसीलिए जब पार्टीशन हुआ तो जहाँ जहाँ कांग्रेस ने सीट जीती भी थी, वो वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट जो आज का पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान ही बना था, आपको पता होना चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, जो आज यहाँ बांग्लादेश दिखता है ये पहले पूर्व पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो 1971 में बांग्लादेश बना। तो जहाँ कांग्रेस ने सीट जीत भी रखी थी वो हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। तो क्या हुआ इससे? 73 नहीं 93 सीट चली गई पाकिस्तान में। तो चाहे कांग्रेस के जीते ना जीते कोई फायदा नहीं हुआ उन सीटों में। तो 93 चली गई, तो 310 में 93 हटाओगे 296 आएंगी। और फिर प्रिंसली स्टेट ये जो है राजा रजवाड़ा, इनका थोड़ा सा वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 3 भारत में है, 3 भारत में है प्रिंसली स्टेट, तो 296 में 3 जोड़ दो तो 299 हो जाएगा, वो 299। समझ में आई चीज़ ये? ठीक है, तो 93 सीट्स टोटल चली गई थी वहाँ पे पाकिस्तान में, चाहे भले कांग्रेस, क्योंकि कुछ सीटें जैसे मान लो यहाँ कांग्रेस ने जीता हो, यहाँ जीता हो, यहाँ जीता हो, ये सब पाकिस्तान चली गई, तो जीते ना जीते कोई फायदा हुआ नहीं वहाँ पे। इसीलिए पहले जो है, पहले
अंबेडकर जी बंगाल से चुनाव जीते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे अंबेडकर जी भी हम देखेंगे, तो बंगाल से चुनाव जीते थे, लेकिन वो वाला हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला, मतलब अभी जो प्रेजेंट बांग्लादेश है वहाँ चला गया, तो फिर उनको बॉम्बे सेलेक्ट करके भेजा गया था, उनको बॉम्बे सेलेक्ट करके भेजा गया फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, चलो तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने किस तरीके से काम किया। तो संविधान सभा की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। ठीक है, जिसको कि 211 मेंबर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। कहीं कहीं पे डेटा 207 भी दिखाया जाता है, लेकिन 211 आपको याद करके रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पे 207 भी दिखाया जाता है। तो 211 मेंबर्स ने इसको क्या किया, पहले दिन मस्त नहा धो के एकदम 9 दिसंबर 1946 को। अब पहला दिन था तो किसी को प्रेसिडेंट भी तो चुनना होगा कि भाई ठीक है संविधान सभा मिल गई। ठीक है, कचड़ा बाहर निकल चुका था, मुस्लिम लीग जा चुकी थी। ठीक है, ये अपना पाकिस्तान को बनाने के लिए। तो 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई, 211 मेंबर्स पहले फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किए। उसके बाद प्रेसिडेंट चुनने की बात आई, तो एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया कुछ टाइम के लिए, जब तक कि कोई परमानेंट नहीं चुन लिया जाता है। ठीक है, तो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके किया गया था। फ्रांस में ऐसे ही होता है कि जो अगर टेम्प्रेरी तौर से बनाना है किसी को, कि अब जैसे आज हम लोग मिले तो ऐसे चलो ये चुनाव करो, पहले तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट भी करते हैं तो कोई बैठा तो होना चाहिए ना उस गद्दी में, वो जो ऊपर गद्दी रखी है सामने वाली, वहाँ कोई बैठा भी तो हो। तो फिर चलो भाई हमें से सबसे बड़ा कौन है, आप प्लीज़ वहाँ बैठ जाइए तब तक, जब तक कि हम अपना परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं चुन लेते। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बन गए। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और परमानेंट प्रेसिडेंट को चुन लिया गया। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट को उसको चुना गया, हु वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट बने थे HC मुखर्जी और टीटी नहीं VT कृष्णमाचारी, क्योंकि टीटी भी आएंगे अभी आगे, कृष्णमाचारी। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी चुन लिया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एडवाइस कौन करेगा विधिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एडवाइजर चुन लिया गया किसको, ये चुन लिया गया सर बेनेगल नरसिंह राव को, BN राव को, कि आप जो है हमें एडवाइस करिएगा लीगल मैटर्स में। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीगली भी साउंड रहे। तो ये वर्किंग शुरू हुई 9 दिसंबर से। अब 9 दिसंबर से शुरू हुई, उसके कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जिनकी गलती से आज भी हम जूझ जाए तुम्हें पता है। ठीक है, ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए नेहरू जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए कि जब अगर हम संविधान बनाने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट कि जो हमारी डिफरेंट अलग अलग तरीके की जो अभी कमिटीज़ बनेगी संविधान बनाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को सेक्युलरिज्म की तरफ लेके जा रहा है तो कोई उसके अगेंस्ट में लेके जा रहा है, कोई सोशलिज्म की तरफ लेके जा रहा है तो कोई कैपिटलिज्म लेके जा रहा है। तो ऐसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही बड़ा कंट्रास्टिंग बन जाएगा, अजीब सा बन जाएगा, कहीं कुछ बात हो रखी होगी कहीं कुछ बात हो रखी होगी। तो इसीलिए पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे संविधान के आइडियल्स क्या हैं, किस तरफ हमें बढ़ना है, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो वो है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए नेहरू और उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। यही जाके बाद में प्रस्तावना का रूप लेता है। ये प्रस्तावना नहीं है, ये प्रियम्बल नहीं है, यही रूप लेता है बाद में कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, सोशलिस्टिक नेचर का होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमें सबको जस्टिस देना है, इक्वालिटी देना है, फ्रीडम देना है, लिबर्टी देना है। तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य यहाँ पर बताए गए थे हमारे संविधान के। ठीक है, अब इसका वर्किंग शुरू किया गया, कमिटीज़ का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई, 8 मुख्य समिति यानी मेजर कमेटी और 13 माइनर यानी कि लघु समितियों का गठन हुआ। 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज़ बनी। मेजर कमिटीज़ का जो काम था वो बड़ा काम था, इसलिए उनको मेजर कमेटी बोला। जो छोटा छोटा काम था सब कमिटीज़, उनको माइनर कमेटी बोला है। अब यहाँ पर मैंने कमेटी को लिख दिया है आपका पर्सन वाइज। जैसे नेहरू जी 3 कमेटी को हेड कर रहे थे, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। देखिए इनकी कमेटी के आगे तो हमें यूनियन नाम दिखेगा या स्टेट नाम दिखेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे याद करने के लिए कि किसी भी कमेटी के नाम पे यूनियन या स्टेट मिल जाए, सीधे नेहरू मारना है। सरदार पटेल जी की बात करेंगे तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कर रहे थे, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जो प्रांतीय संविधान समिति है वो, और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति, उसको भी हेड कर रहे थे। तो ये कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे कि हमारे सरदार पटेल जी ने जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासतें थे, उनको भारत में मिलाने का काम किया। तभी इसलिए 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस पर हम नेशनल यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस मनाते हैं। तो ऐसे प्रिंसली से प्रोविंसेस याद कर लो कि प्रोविंसेस को भारत में मिलाने का काम पटेल साहब ने किया। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उनकी होगी, है ना, प्रांतीय संविधान, प्रांतों को मिलाने में, भारत में मिलाने का काम उन्होंने किया और एडवाइस किया उन्होंने फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया में। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, अभी हमने देखा कि उनको इलेक्ट किया गया था। तो गाड़ी की स्टीयरिंग जो अगर हम देखें तो पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग किसके हाथ में होती है, ड्राइवर के हाथ में होती है गाड़ी की स्टीयरिंग, वही रखता है। तो जो गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी कौन चला रहा है, कौन प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राजेंद्र प्रसाद जी। तो स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। और जो घर का मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो ठीक है हेड होता है, वही तो रूल्स डिसाइड करता है, वही तो रूल्स बनाता है कि क्या क्या रूल्स होंगे। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी यही है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने कि सारी कमिटीज़ के प्रपोजल्स लिए कि भाई बताओ क्या रखना है, क्या अपनी हर कमेटी ने अपना अपना दिया,
नेहरू जी ने अपनी तीनों कमेटी का दिया होगा, पटेल साहब ने, राजेंद्र प्रसाद ने, और बाकी की जो भी माइनर कमेटीज पढ़ेंगे। तो उन प्रपोजल में क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो सारा काम इनकी कमेटी ने जिसमें कि टोटल 7 मेंबर से 7 सदस्य थे, इनको भी मिला के वो डिसाइड करती थी क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या हटाना है। वो तो उस कमेटी के हेड थे अम्बेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको मसौदा या प्रारूप समिति बोलते हैं। माइनर कमेटीज ये लिखी हुई हैं, उनको भी पहले देख लेते हैं, दिन आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद कैसे याद रखें, वित्त और कर्मचारी समिति तो ऐसे याद रखेंगे कि फाइनेंस, अगेन कौन देखेगा फाइनेंस, पैसा से लेना देना किसका होता है, जो हेड होता है, जो घर का मुखिया होता है वही तो देखेगा ना कि फाइनेंस के बारे में। तो आपके घर में भी फाइनेंस कौन देखता है, आपके मम्मी पापा ये तो देखते होंगे ना, जो घर के हेड होते हैं, तो वही हेड ही देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा कौन लहराएगा, झंडा लेके आगे आगे कौन चलेगा, जो हेड होगा राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल्स कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब देखो ये तो मुझे नहीं लगता आपको उसमें दिक्कत होगी, याद हो गए होंगे कि भाई यूनियन या स्टेट दिखेगा आगे सीधे नेहरू मारेंगे, यानी कि अगर संघ या राज्य दिखेगा। पटेल जी प्रोविंसेस से लेना देना था। रूल्स कौन बनाएगा, जो घर का मुखिया होगा। स्टीयरिंग किसके हाथ में होगा, जो मुखिया होगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो नहीं भी याद होगा तो याद हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये तो याद हो गया, ये भी याद हो गया होगा। फाइनेंस कौन देखेगा, झंडा लेके कौन चलेगा आगे। अब कुछ तो अपने आप से रट भी सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी कुछ बना सकते हो। अगर मैंने इन सबका बना दिया तो तुम भी कुछ ना कुछ रिलेट करके बना लो। क्रीडेंशियल्स कमेटी यानी कि जो प्रत्यय पत्र यानी जो समिति है, तो उसके हेड कौन है, अय्यर, ठीक है। अय्यर के क्रीडेंशियल्स मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि इतना लंबा नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो उनके क्रीडेंशियल मैच नहीं हो रहे हैं जब वो फॉर्म भरने जाते हैं। तो ऐसे करके रिलेट कर लो। हाउस कमेटी पट्टा भी सीतारमैया। तो ये मैं आपको ऐसे याद करवाता हूँ कि एक मूवी आई थी रमैया वस्तावैया, है ना, वो श्रुति हसन और एक हीरो था, वो कौन आजकल रहता भी आजकल है ना वो, तो न्यूज़ में। तो उसमें पूरा घरेलू चीज़ें दिखाई गई हैं, नहीं दिखाई गई उसमें, घर के बारे में ये वो सब घरेलू चीज़ें दिखाई गई हैं। तो घर की चीज़ें दिखाई गई हैं, सीतारमैया वस्तावैया, ऐसे याद कर लो। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट ये भी उन्होंने हेड करी थी। बिजनेस, धंधा कौन देखता है, धंधा मुंशी जी देखेंगे ना। खुद सोचो धंधा कौन देखेगा, मुंशी जी का काम होता है ना धंधा देखना, बिजनेस वगैरह। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। एडहॉक कमेटी, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी कमेटी, यानी कि कुछ टाइम के लिए बनी फिर हटा दी गई इसको। सुप्रीम कोर्ट पे तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे एस वर्धचारी। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये भी एस वर्धचारी। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एस के धर। ये भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये भी याद हो जाएगा क्योंकि एक धार कमीशन बना था 1948 में। खैर, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक माइनर कमेटी जिसके हेड नेहरू थे। और प्रेस गैलरी कमेटी उषानाथ सेन। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेजर कमेटी के सारे याद होने चाहिए और याद हो भी गए होंगे तुमको, हो गए होंगे। माइनर कमेटी में ये जो आपको पहली स्लाइड में दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूँ। सेकंड स्लाइड वाले लिखे इसलिए कि हो सकता है पूछ ले, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो 14 हमारी माइनर कमेटी हो गई और 8 मेजर, कहीं कहीं पे 13 माइनर कमेटी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ आप गिन लो 8 हैं और ये 14 होंगी, 3 3 6 3 8 3 12 13 है, ठीक है। 13 माइनर कमेटी, कहीं कहीं पे आपको 14 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, 14। तो इतना लोड मत लेना, लेकिन मेजर तो 8 ही थी। की समझ में आई? फिर से रिपीट करता हूँ कि कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या बोला, एक अंतरिम सरकार बनेगी जो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर को फैसिलिटेट करेगी। 2 सितंबर 1946 को बनी। मुस्लिम लीग ने बाद में ज्वाइन किया अक्टूबर में, खैर। और उसने एक बोला कैबिनेट मिशन प्लान ने कि संविधान बनाने के लिए आप एक संविधान सभा का पहले गठन करो जिसमें 389 मेंबर होने, 389 सदस्य होने, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। ऐसे याद करो, देखो ये देखो 389 है तो 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से आएंगे। ये इलेक्ट होकर आएंगे, ये नॉमिनेट होकर आएंगे। तो पार्टी इलेक्टेड, पार्टी नॉमिनेटेड। इसमें भी डिवीजन था। 292 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी 11 वहां से आएंगे और 4 आएंगे गवर्नर प्रोविंस से जो कि थी 4 ही, ठीक। तो इस तरीके से डिवीजन था। देन इलेक्शन हुए, कांग्रेस गॉट द मेजॉरिटी, मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट्स मिली और इंडिपेंडेंट को 15 सीट मिली। 389 होनी थी इनिशियली प्रिंसली स्टेट ने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन बाद में कर लिया, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग चली गई बाहर, पाकिस्तान जब बन गया, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के चलते सिर्फ जो सीट बची भारत की, जो आज का भारत है, 299 सीट बची, 299, ठीक है। यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी में इलेक्शन हुए थे, मतलब इस तरीके से डिवीजन हुआ था, सिख, मुस्लिम और जनरल। 1 मिलियन पॉपुलेशन को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था, इस तरीके से रखा गया था ताकि 10 लाख लोगों को एक आदमी रिप्रेजेंट करे। 99 लोग बने। अब वर्किंग शुरू हुई। वर्किंग इस तरीके से शुरू हुई कि सबसे पहले तो 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग हुई, 211 सदस्य आए मस्त नहा धो के। सच्चिदानंद सिन्हा पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने, परमानेंट राजेंद्र प्रसाद बने, एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट बने और बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने। इसके बाद संविधान बनाने का काम किया इन कमेटियों ने, जिसमें 8 मेजर और 13 माइनर कमेटीज हैं, जिसमें कि हर कमेटी का काम था अपना अपना प्रपोजल देना इस कमेटी को, ड्राफ्टिंग कमेटी को, मसौदा या प्रारूप समिति को, जिसमें कि थे जिसका कब गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और जिसमें कि थे 7 सदस्य, 7 मेंबर्स। उसके चेयरमैन थे अंबेडकर साहब, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। जो अंबेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मॉडर्न मैन या मॉडर्न मैनू बोलते हैं, चीज़ का ध्यान रखना। गांधी जी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। गांधी जी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। सो मॉडर्न मैन के नाम से इनको जाना गया अंबेडकर जी को। और इसमें बाकी के ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, BL मिट्टर, DP खैतान और KM मुंशी। मुंशी जी अगर आपको याद हो, ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड थे, धंधा चला रहे थे, यानी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। पहले BL मिट्टर की जगह, ठीक है, BL मिट्टर की अगर बात करेंगे, इनकी जगह माधव राव आए और DP खैतान की जगह TT कृष्णमाचार्य आए। एक लोगों की तबियत खराब हुई और एक लोगों की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी सीट्स को रिप्लेस करना पड़ा था, ठीक है, ध्यान रहेगा।
ठीक है। तो डीपी खेतान जी की डेथ हो गई तो टीटी कृष्णमाचारी आ गए, बीएल मेट्रो की तबियत खराब हो गई तो एन माधव राय आ गए। 7 नंबर याद कैसे रखेंगे सातों को? अय्यर अयंगर, अय्यर अयंगर। मुंशी जी अपने धंधा चलाने वाले, अय्यर अयंगर सादुल्ला और माधवराव और टीटी। ये वीटी कृष्णमाचारी नहीं है जो वाइस प्रेसिडेंट थे, याद करो वाइस प्रेसिडेंट मैंने 2 नाम पढ़ाए थे, एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। देखो यहाँ पे ये क्या है, टीटी कृष्णमाचारी है, ये अलग है ये, ठीक है, हमको अपने मत जोड़िए वैसा टाइप। तो ये चीज़ क्लियर है। और अंबेडकर जी के बारे में आपको बताया कि बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन पार्टीशन के बाद क्योंकि वो तो पाकिस्तान में चला गया तो फिर बॉम्बे में आ गए। अब आते हैं संविधान बनना शुरू हुआ, पहला ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 को प्रेजेंट किया, सारी कमेटियों से प्रपोजल लेके सेलेक्ट करके सारी चीज़ें और एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट समझते हो कि भी फाइनल नहीं है, अभी एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि मसौदा तरीके से, ठीक है, तैयार किया। और लोगों को 8 महीने दिए गए, समझ रहे हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप इसको देखो और बताओ इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं आपने हम लोग ही बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लोगों के लिए बनना है तो लोगों को 8 महीने दिए गए डिस्कस करने के लिए और अपने रिकमेंडेशन देने के लिए। तो 8 महीने कब कंप्लीट होंगे जाके? फरवरी के बाद अक्टूबर में कंप्लीट होंगे जाके। और 21 अक्टूबर को सेकंड ड्राफ्ट दिया गया। सेकंड ड्राफ्ट जो है प्रेजेंट किया गया 21 अक्टूबर को 1948 को, 21 अक्टूबर 1948 को। फिर कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट वगैरह प्रपोज हुए, अब लोगों को नहीं दिया गया, ऑब्वियस बात है 8 महीने दे दिए गए, जिसको देना हो दे देगा, इतने में 8 महीने बहुत होते हैं। तो 21 अक्टूबर 1948 को दे दिया गया। उसके बाद फिर कुछ ही दिनों बाद 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट प्रपोज किया गया, 4 नवंबर को। और इसी ड्राफ्ट को प्रपोज करते ही बस डिस्कशन शुरू हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ध्यान सुनना, दिया तीसरा ड्राफ्ट, अब चलो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों चलो, पहला ड्राफ्ट आया, जो भी लोगों ने बोला भारत के लोगों ने, ठीक है, तो उसको करके सेकंड ड्राफ्ट में दिया, आ गया 21 अक्टूबर को। कुछ दिन में थोड़े और जो चेंजेस करने थे वो और कर दिए गए और तीसरा ड्राफ्ट लाया गया। अब संविधान सभा में डिस्कशन होंगे, कहाँ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो पहली रीडिंग हुई, वही डिस्कशन 5 दिन तक चली। 4 नवंबर को फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक सिर्फ 5 दिन चला, सिर्फ 5 दिन। यानी कि बेसिक क्या किधर होना चाहिए, इट इज़ लाइक कि पहले एक काम करते हैं, मोटा मोटा काम कर लेते हैं, छोटा छोटा काम यानी कि बहुत जो स्पेसिफिक काम है वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले मोटा मोटा काम अरेंज कर लेते हैं कि ये यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, हो गया, ठीक, मोटा मोटा काम। सेकंड रीडिंग सबसे लंबी चली, ये 5 दिन चली पहली वाली, और दूसरी वाली 10 महीने से भी ज़्यादा चली, 10 महीने 3 दिन। 15 नवंबर, देख रहे 9 नवंबर के बाद 6 दिन बाद मिले लोग सेकंड रीडिंग के लिए। 15 नवंबर 1948 को 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ऐसा नहीं कि मतलब हर दिन बैठे, जैसे कि आज हमारी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के सत्र बुलाए जाते हैं ना, जैसे अभी शीतकालीन सत्र, अभी क्या पार्लियामेंट बैठी है? नहीं, दिसंबर में बैठेगी शीतकालीन सत्र के लिए, खत्म हो जाएगी, फिर फरवरी में आएगी बजट सत्र के लिए, फिर खत्म हो जाएगी, फिर आएगी मानसून सत्र के लिए। ऐसा तो है नहीं कि 365 दिन हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जाके संसद भवन में बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, सेशन होते हैं। उसी तरीके से ऐसा नहीं 15 नवंबर 17 अक्टूबर हर एक दिन डिस्कशन चल रहा है। सेशन हुए 11 सेशन हुए टोटल, जिनको अभी देखेंगे, तो ठीक है, तो वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच में क्या हुआ? यहाँ पर आर्टिकल बाई आर्टिकल, क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कस हुआ, आर्टिकल बाई आर्टिकल, क्लॉज बाई क्लॉज, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ डिस्कस करी गई यहाँ पे सेकंड रीडिंग में, विच वॉज द लॉन्गेस्ट रीडिंग। आप देख सकते हैं 10 महीने चली है, ठीक है, लेकिन मैं वो ये बता रहा हूँ कि 10 महीने, ऐसा नहीं कि 10 महीने हर एक दिन ही लोग बैठे थे। थर्ड रीडिंग जो चली, थर्ड रीडिंग 26 नवंबर 1949 को, आप ऐसे समझ लो कि 26 नवंबर 1949 को पूरी हो गई, ठीक है। 17 अक्टूबर 1949 को सेकंड रीडिंग चली, और थर्ड रीडिंग की अगर बात करें तो ये ओवर हो गई कब? 26 नवंबर 1949 को। कब से शुरू हुई थी? शुरू कब से हुई थी ये शुरू हुई थी 14 नवंबर। आज क्या है डेट? 13 नवंबर, ठीक है। तो 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक चली है 1949 तक, यानी चिल्ड्रंस डे से, हाँ, नेहरू जी के बर्थडे से लेके 26 नवंबर 1949 तक। क्लियर है इतनी चीज़? हो गया 26 नवंबर, बस हो गया। 26 नवंबर को सब लोगों ने संविधान में साइन कर दिया, सब लोगों ने नहीं किए। 299 मेंबर थे, 299, उसमें से 284 लोग उस दिन आए थे जिन्होंने साइन किया, बाकी लोग आए नहीं थे, एब्सेंट थे, जिसमें कि 15 फीमेल्स थी, 15 वर फीमेल्स, ठीक है। देख रहे हो कितनी मोटी किताब है, देख रहे हो कितनी, किसकी गलती है? नहीं, तुमको क्या लगता है किसकी गलती होगी? तुम बता ही सकते हो किसकी गलती होगी, ठीक है। तो इतनी मोटी जो किताब बनी है ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन इतना मोटा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा संविधान बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल सेशंस कितने हुए? 11, 165 दिन बैठे। अब समझ नहीं चीज़ तुमको, 11 सेशन हुए, 11 सेशन, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चला, लेकिन एक्चुअल में कितने दिन बैठे? 165 दिन, 165 डेज। ऐसा नहीं कि पूरे 2 साल 2 × 365 प्लस, ऐसा नहीं, ना, सिर्फ 165 दिन, ठीक है। जिसमें पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर तक चला। सब नहीं याद करने, पहला 10वां 11वां पूछा एग्जाम में, तो इसलिए उसकी डेट यहाँ पर मैंने लिख दी है ताकि वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि पहला वाला जो है 9 से 23 दिसंबर तक चला, दूसरा जो 10वां वाला 6 से 17 अक्टूबर 1949, और 11वां वाला 24 से लेकर 26 नवंबर 1949। दिस वॉज द लास्ट सेशन। और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, और इस दिन हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। समझ में आई यहाँ तक चीज़ें कि नहीं आई? ठीक है, हमारा 90% ऑफ लेक्चर हो चुका है, खत्म, सिर्फ 10% बाकी है। हाँ जी कृष्ण शर्मा, ये ओरिजिनल बुक है, ये दिस वाज द ओरिजिनल, इतना मोटा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब ये ओरिजिनल वाली बुक है। बिहार में बीजेपी आ गया, एनडीए सरकार, परमार सैदी जैसे लिबरल लोग रो रहे हैं, अब ये मुझे ब्लॉक कर देंगे। अंकित बेटा हम तुम्हारा कमेंट पढ़ रहे हैं, इसी से तुमको अंदाजा लग जाना चाहिए कितना लिबरल है। बेटा तुम लोग को कुछ नहीं होने वाला है,
अभी हम 2 बड़ाई कर देंगे मोदी जी की, ये तो भागते हैं, 2 थोड़ी बुराई कर देंगे, ये तो लिबरल है। बेटा तुम लोग जो है ना एक दिन बुरा फंसोगे, फंसोगे नहीं, फंस गए हो तुम लोग। तो हमें क्या लेने देना, जिसको जिताओ बिहार में, हमें बिहार से क्या लेने देना, हम तो यूपी के हैं ना, हमें तो यूपी से मतलब है। तुम जिसको जिताओ, चाहे बीजेपी को जिताओ, चाहे लालू को लेके आओ, चाहे जिसको लेके आओ, अपने हालत के जिम्मेदार तुम ही हो और तुम ही रहोगे। हमें क्या लेना देना है उससे। चलो भाई, तो चलो भाई, नेहरू जी के साथ कौन है, इतना तो डिटेल में नहीं पता है क्या, कहाँ पे, यहाँ लिखा होगा 211 फैटमैन में, ये जो बताएं 211 मेंबर्स पहले दिन, और बहुत रखना पड़ेगा, हाँ रखना तो पड़ेगा। अरे वो रेड बुक ओरिजिनल बुक नहीं है भाई, हमें ममता दीदी चाहिए, हाँ जिसको जो चाहिए चुनो भाई, हमें क्या लेने दें उससे। तुमको पता है क्या लगता है, मतलब तुम क्या होता है, खुश हो जाओगे कल, अच्छा ये जीत रही है, मतलब जो भी पार्टी जीते, अच्छा ये खुश हो जाओगे, अब इसमें खुश होने वाली क्या बात है, तुमको कौन सा क्या मिल जाएगा, ये अगर मान लो, ठीक है, क्या मिल जाएगा तुमको। खुश तो तुमको तब होना चाहिए जिसको तुमने चुन के भेजा है वो काम वो कर रहा है जिसके लिए तुमने उसको चुन के भेजा था, अगर वो काम कर रहा है तुम्हारे लिए, यार हाँ देखो सड़क बना दिया, चुन के भेजा था, अच्छा काम किया, तो खुश, इसमें कौन सी खुशी भाई, जिसने चुनाव लड़ा है, जिसका फ़ायदा होने वाला है उसे, वो खुश होगा, ये अपना अलग खुश हो रहे हैं, अलग ही। आज आरजेडी जीत रही है, अरे अरे भैया हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार तो तुमको अठन्नी नहीं मिलेगी। तुम क्या खुश हो रहे हो, कल देखना बहुत लोग होते हैं ऐसे, बस कल सुबह से लगा लेंगे टीवी, बस देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है क्या, तुमको इसमें कौन सी खुशी होने वाली बात है। इंपॉर्टेंट सेशंस पे आते हैं अभी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को सारे प्रोविजंस नहीं लागू किए कॉन्स्टिट्यूशन के, इनफैक्ट आप ये मान लो कि हमारा संविधान अडॉप्ट तो हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनफोर्स नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। कारण क्या था, कारण नेहरू जी ने दिया, नेहरू जी ने ये बोला, ठीक है, कि हमने 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था, या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, कब, 26 नवंबर 1900, ठीक है, 26 नवंबर, सॉरी 26 नवंबर बोल रहा हूँ, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज जो है डे डिक्लेयर किया था, या फिर सेलिब्रेट किया था, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को, ओके। तो क्यों ना अभी 26 नवंबर हो रहा है, 2 महीने और वेट कर लेते हैं, तो उसी दिन ही कर देंगे, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए थोड़ी सी एक, जैसे इट इज़ लाइक कि जैसे अगर मान लो मुझे कोई अनाउंसमेंट करनी है, मान लो अप्रैल में, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार इससे अच्छा ना ऐसा करता हूँ, 1 मई को करता हूँ, बर्थडे वाला दिन भी है मेरा, उसी दिन ज़्यादा सही रहेगा। आप भी ऐसे करते हो ना कि यार ऐसा करते हैं, बाइक तो लेनी है, गाड़ी तो लेनी है, नवरात्रि में ले लेते हैं, नवरात्रि पवित्र भी बड़ी बढ़िया भी है, बढ़िया भी रहेगा, और नवरात्रि को ले लेते हैं, थोड़ा तो वेट करना है तो वेट कर लेते हैं, तो उस तरीके से तो 2 महीने का वेट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया, लागू किया गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड ऑन दिस डे सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आज अब पता चला कि गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि संविधान लागू हुआ था, और संविधान में कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। नहीं, हमारा संविधान 22 भागों में विभाजित था, है नहीं, अभी तो 25 है, और उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 1 प्रस्तावना था, जिनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। बस यही तो काम है बाब, कल से यही करना है, कल से नहीं परसों से, कल तो हम फीचर्स देखेंगे संविधान के। लेकिन ध्यान ये रखना है, ठीक है, ध्यान ये रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जो कि नागरिकता, चुनाव और अनंतिम संसद से संबंधित थे, यानी कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड जो थे आर्टिकल्स, उनको तुरंत ही, यानी कि ऑन 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि भले पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तभी उनको लागू कर दिया था, क्योंकि उनके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि पार्टीशन हुआ था देश का नया नया, तो इसलिए नागरिकता के प्रावधान तुरंत लागू करने पड़े, चुनाव करवाने थे पहले ताकि सरकार बन सके जल्दी से, तो इलेक्शंस को लेकर जो प्रोविजन थे उनको तुरंत लागू करना पड़ा, और प्रोविजनल पार्लियामेंट यानी कि जो अनंतिम संसद है, ठीक है, यानी कि प्रोविजनल जो पार्लियामेंट है उसको लेकर जो भी आर्टिकल्स हैं उनको तुरंत लागू यहाँ पर कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन कुछ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स कर दिए गए थे। अब ध्यान ये रखना है कि हमारी संविधान सभा ने सिर्फ संविधान नहीं बनाया, तो फिर क्या किया, उसने कानून भी बनाए। क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर संविधान बन रहा है तो पूरा देश ठप हो जाएगा एकदम, बताओ ऐसा हो जाएगा कि आपको पूरा देश ठप पड़ा हुआ एकदम, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब लोग एकदम स्टैच्यू हो जाएंगे। क्यों, अभी संविधान बनना भी कोई कानून नहीं बना, तो देश तो चलता ही रहेगा, क्राइम भी होंगे, चोरी भी होगी, सब हर चीज़ के लिए कोई ना कोई कानून चाहिए। तो कानून बनाने का काम भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। और जब अगर बात करें, जब कानून बनाने के लिए हमारी संविधान सभा बैठती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी, तो उसके हेड जीवी मावलंकर हुआ करते थे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और अगर वो कानून बनाने के लिए यानी कि लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो जीवी मावलंकर हुआ करते थे, ठीक है। जीवी मावलंकर जी हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, ओके। ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। संविधान सभा ने संविधान बनाया, कानून बनाया। जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड होते थे, जब लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो जीवी मावलंकर हेड होते थे, और उसने और भी काम किया है, जैसे कि ये तो हम देख चुके ना, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरह फंक्शन किया, क्योंकि पार्लियामेंट ही तो लॉ बनाती है, तो लॉ बनाने का काम किया, मतलब इट फंक्शन एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसने जो नेशनल फ्लैग है, यानी देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। डेट पूछता है, रट्टा मारना है इसका, रट्टा एकदम
नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान और नेशनल सॉन्ग यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको अडॉप्ट किया, दोनों को 24 जनवरी 1950 को। आपको पता होना चाहिए नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है जो डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, इन दोनों को अडॉप्ट करने का काम किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इट रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। ठीक है, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि करी। मतलब ये देखो, कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज आती हैं जो कभी ना कभी यूके यानी ब्रिटेन के द्वारा रूल करी गई थी, कभी ना कभी ब्रिटेन के द्वारा रूल करी गई थी, जैसे इंडिया रूल करी गई थी। तो क्या ये जबरदस्ती थी इंडिया में कि साइन करो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लो? नहीं, इंडिया जब चाहे हट सकता है। इंडिया ने अपनी मर्जी से किया है इसको, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती थी कि हमने तुम पे रूल किया तो और जितने भी कंट्रीज हैं उनको कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप तो लेनी पड़ती, ऐसा कुछ नहीं, जब हम चाहे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपने सुने होंगे, राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल खेल वही कंट्रीज होती हैं, ये तो ब्रिटेन या जो जहाँ ब्रिटेन ने कभी ना कभी रूल किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी कंट्रीज। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी चुनाव नहीं हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खुद ही, मतलब चुनाव हुए लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खुद ही इलेक्ट कर दिया वहाँ पर 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को दो चीजें हुई, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किए गए, और 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिस दिन संविधान को लागू किया गया। मई 1949 में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली गई और 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। अभी आई नो कि कंफ्यूजन होगा, 13 दिसंबर 1940 को 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए नेहरू जी, फिर 22 जनवरी 1947 को उसको 22 जनवरी 1947 को उसको अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई को फ्लैग को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये सारा कंफ्यूजन होगा जो कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उससे अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का मैंने डेट तो बताया होगा ना आपको, हाँ 29 अगस्त, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, ये डेट का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, जब आप बार बार क्वेश्चंस लगाओगे तभी याद होंगी ये। ओके, ये बता चुका हूँ। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव, चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी थे। मतलब ड्राफ्टमैन तो होने चाहिए अम्बेडकर जी, ये क्यों है? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी नहीं थे ये तो एक्चुअल में ये कोई नेता नहीं थे, ये IAS ऑफिसर काइंड ऑफ थे, समझ रहे? नहीं समझे? जैसे कि अभी वो कौन जेल गया था बिहार में, वो जो क्या नाम था उसका, जो मर्डर केस में भी गया है, ऐसे नाम है उसका, डैश का सरकार है जिसने बोला था, क्या नाम था उसका? तो जो भी हो वो, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है, अगर नेहरू जी ने 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने दिया होता तो आज इंडिया की हालत ना होती? बिल्कुल, वो तो है ही है, आज हम काफ़ी डेवलप्ड होते अगर उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया होता। खैर, हाँ, अनंत सिंह। ठीक है, तुमको क्या लगता है ये अनंत सिंह अभी वो जो कौन आया था अभी बोल रहा था कि हमारी सरकार जो है, अच्छी बात है तुम्हारी सरकार जीत रही है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें खुशी तब होनी चाहिए ना जब तुम्हारी सरकार काम करे, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे लालू की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, जिसके तुम फ़ैन हो, ठीक है, जबरा वाले फ़ैन हो। ठीक है, तो अब तुमको क्या लगता है अगर उसको चुन के भेजा जाएगा तो काम करेगा, विकास करेगा भैया, को कुछ काम कर पाएगा? तुमको लगता है वो कुछ काम कर पाएगा जिसको बोलने की अकल नहीं है, जो एक नंबर का गुंडा है? नहीं करेगा, तो कौन करेगा? जो ये PCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ये काम करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कि वो हैं एक तेजू भैया, हमारे तेजू भैया माइक पे खड़े हैं, बगल में पूछ रहे हैं इनका प्रॉब्लम क्या है इन लोगों का। तुमको लगता है ये लोग काम करेंगे जाके? नहीं, ये तुम्हारा काटेंगे, जो काट रहे हैं तुम्हारा, और तुम कटवा रहे हो बार बार। ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी हो बेटा, कोई भी पार्टी हो, हाँ, तो तुम कटवाते हो अपने से, क्योंकि तुम जबरा फैन बन चुके उनके। और तो वही है, तो वो काम नहीं करेंगे, कौन करेंगे? ऑफिसर्स करेंगे। अब तब तो समझ लो, जो चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे उसमें मेंबर हो, तब तो यार आज ये पॉलिटिशियन जैसे नहीं थे वो। ठीक है, वो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है उन लोगों के बीच में, सरदार पटेल, नेहरू, अम्बेडकर जी और आज के पॉलिटिशियंस, देयर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, कुछ लोगों को अगर छोड़ दीजिए, एक्सेप्शंस तो ऑलवेज देयर जो शांति से काम करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो जब उनको नीड पड़ सकती है तो इनको तो नीड पड़ेगी, ऑब्वियस बात है। तो खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका काम ये था, देखो, हर कमेटी ने क्या दिया, हर कमेटी ने अपने अपने प्रपोजल्स दे दिए, हर कमेटी ने अपने अपने प्रपोजल्स प्रपोज कर दिए ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है कि सेलेक्ट करना क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में लिखना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा देना, वो मुखर्जी का काम था। तो इसलिए इनको चीफ ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं। और ये मेंबर क्यों नहीं थे? क्योंकि ये जैसे कि IAS ऑफिसर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है क्या? नहीं होता है। तो ये कहीं से चुन के थोड़ी ना आए थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ही नहीं थे ना कि कहीं से इलेक्ट हो गया हूँ, समझ रहे हैं आप? तो 284 मेंबर्स हमने देख लिया, साइन कितने लोगों ने किया था, सेक्रेटरी थे, जैसे आज IAS ऑफिसर काम होता है सारी, मतलब देख रेख करने से इधर होते हैं ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो IAS ऑफिसर होते हैं हर हाउस में, और उनका काम ये होता है कि सारा कुछ अरेंज करना ताकि जो लोग इलेक्ट हो गए हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सेक्रेटरी थे HVR अयंगर। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका सिंबल जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो एलिफेंट था, हाथी, क्योंकि वो साइज उसका इतना बड़ा होता है, तो उसी को इंडिकेट कर रहा है। लैंग्वेज क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की? इंग्लिश। अब इसको लिखा किसने था? सर लिखा था नहीं भाई, SN मुखर्जी ने लिखा नहीं था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज दी थी, उसको एक्चुअल में अपने हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रहजादा ने, जिसके लिए उन्होंने चार्ज किया था कितने रुपए? कोई उन्होंने फीस चार्ज नहीं करी थी, बस इनकी एक डिमांड थी कि हर कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक होगी उसके हर एक पन्ने में नीचे इनका नाम लिखा जाए, और आखिरी पन्ने में इनका नाम और इनके दादाजी का नाम लिखा जाए, जो नेहरू जी ने एक्सेप्ट कर लिया। सोचो अगर एक्सेप्ट ना किया होता तो हम कितने डेवलप्ड होते। नहीं, खैर, हिंदी की अगर बात करेंगे तो वसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में लिखा था अपने हाथों से, तो इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रहजादा ने, और हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, और डेकोरेट किसने किया था? ये तो कैलीग्राफी की बात हो गई। ठीक है, डेकोरेट किसने किया था? तो डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। ये जो आप देख रहे हैं ये है नंदलाल बोस जी, सर ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये प्रेम बिहारी नारायण रहजादा जी हैं। ठीक है, प्रेम बिहारी जी हैं, ठीक है, नारायण रायज़दा। ठीक है, और ये हमारे नंदलाल बोस जी। ठीक है, नंद
लाल बोस बोल रहे पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये राइट और लेफ्ट करता रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज की जीत में कुछ होता रहेगा, कुछ ना लगेगा हाँ तुम्हें, ठीक है। नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस जी ने क्या किया था, इसको डेकोरेट करने का काम किया था। ओके चलो, अब आखिरी देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फीमेल मिनिस्टर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान सभा की महत्वपूर्ण महिला सदस्य कौन कौन थी। तो राजकुमारी अमृत कौर थी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर जो की थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थी, ठीक है। ये हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी बाद में बनती हैं, जो पहले हमारे चुनाव होते हैं। सुचेता कृपलानी जी भी इसका मेंबर थी, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनती, महिला मुख्यमंत्री बनती। और सरोजिनी नायडू जी, आप देखते हैं सरोजिनी नायडू जी हैं, ये सुचेता कृपलानी जी हैं, और ये राजकुमारी अमृत कौर जी हैं। तो ये पहली राज्यपाल भी बनती हैं, ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी बनती हैं पूरे इंडिया में, किसी स्टेट की फीमेल पहली फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू ही थी। पूरे इंडिया में सबसे पहले फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी जी थी, और दोनों लोग उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बने थे। ओके, ये वो जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी थी, ठीक है। आगे ना आप मुझे लिबरल बोल लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एसएससी में भी और यूपीएससी में। ये स्पीच नेहरू जी की थी, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना कि मैं नेहरू जी का फेवर कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ट्रिस्ट, मैं तो खैर बोलता ही रहता हूँ, हर चीज़ नेहरू जी की गलती ही थी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 15 अगस्त को नेहरू की स्पीच थी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिड नाइट आर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये पूछता है इस स्पीच के बारे में, और पूरी स्पीच ये है जिसमें कि ये अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, व्हेन एन एज एंड्स एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सेपरेट्स फाइंड अटरेंस। ये अभी जो आपको पता होगा न्यूयॉर्क के जो नए मेयर बने हैं ममदानी, है ना, उन्होंने कोट किया अभी जब स्पीच दिया। तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अपने एग्जाम्स में, क्योंकि पहले भी पूछ चुका है, और क्योंकि अभी जो न्यूयॉर्क के मेयर उन्होंने ये एक्चुअल वर्ड्स को ये कोट किया है, ये आ मोमेंट से लेकर ये अटरेंस तक, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सदरान ने भी ऐसे ही बोला था, ऐसे ही नहीं बोला था, यही बोला था, ठीक है। 30 मिनट्स लेट आया था, 2 में लपेट दिया। लपेटना कोई इनसे सीखे। हाँ, लिखने में कितना पेन लगा होगा, बात तो सही है। तो किडनी स्टोन हो गया, उपाय बताइए। आशीष पानी पियो खूब, ठीक है। सब लोग पानी रखा करो बॉटल में, ऐसा नहीं सर्दियाँ हैं तो पानी, जैसे मैं भी अपना बॉटल रखता तो हूँ, लेकिन पढ़ाने में इतना मशगूल हो जाता हूँ कि भूल जाता हूँ कि पानी भी पीना है। मोदी जी का स्पीच नहीं पढ़ते आप लोग? अरे भाई जो एग्जाम में पूछा वही पढ़ेंगे ना, मोदी जी का ही पढ़ देंगे अगर आएगा तो। अम्बेडकर जी का ये कहना था कि भले हमें आज़ादी मिल गई है, भले हम कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वालिटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, अगर हम देखें सोशली, अभी भी काफ़ी डिवाइडेड है, और भले हम कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वालिटी हमने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, अम्बेडकर जी का कहना था। और ये थे सोमनाथ लहरी, इनका ये कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ब्रिटिशर्स की चाल है। ऐसा सोमनाथ लहरी जी का कहना था, ये ब्रिटिशर्स की चाल है और ये कोई साजिश है। तो ये सोमनाथ लहरी जी का कहना था। ओके चलो, तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसमें ये भी लिखे गए थे कि जो फैट मैन और लिटिल बॉय है, जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फैट मैन लिटिल बॉय भी इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। तो हर स्टूडेंट के पास ये लिखा है, आप पढ़ लो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, ठीक है। जो मोटिव्स में लिखा हुआ है फैट मैन लिटिल बॉय है, क्योंकि आपको पता है फैट मैन लिटिल बॉय वर्ल्ड वॉर 2 में ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो ताज़ा ताज़ा बॉम्बिंग हुई थी, तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया और वहाँ लिखा हुआ है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है इसको एक्सेप्ट भी किया था कि फैट मैन लिटिल बॉय जो है बच्चों के भविष्य के लिए, जी के पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा है कि जो 4.0 बैच है जीके का, जो आगे चल के कोई परमार करके टीचर आएगा, उसका जो बैच है वो तो मतलब क्या ही बोलें हम, नहीं हम क्या ही बोलें, ऐसा उनका कहना था। मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है, ठीक है, ये उनके शब्द हैं। और उन्होंने उसमें ये कहा था कि उसमें ये सारे फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि कैनवा वाले नोट्स होने चाहिए, लेक्चर की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वीकली जी के टेस्ट होने चाहिए, डेली भी होना चाहिए और वीकली भी होना चाहिए, टॉपिक वाइज भी होना चाहिए, वीकली भी होना चाहिए, और इवन बच्चों के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी देना चाहिए, और वहाँ पर कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स देने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एक एडिक्विटी करके संस्था आएगी वो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देगी। तो इसलिए अगर डेली बेसिस पे उनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा तो एकदम से लोड भी नहीं होगा और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। तो बाकी आप देख लो, ये खैर मेरा कहना नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। और उन्होंने ये भी कहा था कि इंग्लिश का भी जो है पीएसपी सर का इस तरीके से कुछ तो आएगा। और अगर मान लो आपको दोनों साथ में अगर लेना हो तो परमार 4.0 का कूपन कोड यूज़ करके दोनों का आप एक्सेस ले सकते हैं। ऐसा मेरा नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में का कहना था, बाकी आप लोग देख लो। लेकिन उन्होंने हाँ एक बात ज़रूर कही थी कि बच्चे क्या है कि जब, ठीक है, जब वो पढ़ लेंगे पूरी थ्योरी तो उनका क्वेश्चन लगाने में मन नहीं, तो उसका जो सिलेक्शन है वो खतरे में हो जाएगा। तो बाकी तुम देख लो, ये मेरा कहना नहीं है, उनका कहना था। क्वेश्चन लगाने नहीं लगाने में तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और कुछ सभी को यूनाइट करने के लिए परमार इसी नाम का टेलीग्राम चैनल भी यूज़ किया। अच्छा अच्छा, ऐसा भी हुआ था। एडमिन जी का कहना है, मेरा नहीं कहना है, उनका। उन्होंने शायद अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ी होगी तो उसमें शायद एक और क्लॉज ऐड हुआ है, शायद अमेंडमेंट हुआ होगा शायद। तो उनका कहना है कि परमार इसी टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है ताकि सभी लोग यूनाइटेड रहें। ओके, और यूनाइटेड से याद आया कि पावर कितनी होती है यूनिटी में, इसको लेके भी एक शॉर्ट डालूंगा। जैसे तुम्हारी क्लास खत्म होगी वैसे एक शॉर्ट डालूंगा, उसको देखना, ठीक है। पावर इन यूनिटी। नहीं नहीं आयशा खातून जी, मार्केटिंग वार्केटिंग कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के शब्द थे, ठीक है।
सो पहला क्वेश्चन है ये, Who among the following warned his colleagues that the Constituent Assembly was British made and was working on the British plan? किसने शक जताया था? तो अभी हमने देखा सोमनाथ लहरी जी ने, ठीक है। On 26 January we were going to enter a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. यानी कि हम पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी रहेगी लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी। ऐसा किसका कहना था? देखो गांधी जी का तो ऐसा उनका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। द आंसर वुड बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। देन ये करिए हु, वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वॉज परमानेंटली अबॉलिश्ड? माउंट बैटन, सिराज गोपालाचारी, वैवल या फिर ललित को, ठीक है। तो सिराज गोपालाचारी, एक्चुअल में हुआ ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंट बैटन बने, ठीक है। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंट बैटन थे, उसके बाद इंडियन को बनाया गया सिराज गोपालाचारी, इसके बाद उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। सो सिराज गोपालाचारी वुड बी द लास्ट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अगेन ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये होगा लेकिन ठीक है आप स्किप कर सकते हो अभी। व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट ड्राफ्ट कब पब्लिश किया गया था, बताइए जल्दी से। फ्री भी कहा था? नहीं नहीं, फ्री नहीं कहा था श्रीपद, ऐसा तो नहीं कहा था, ऐसा तो नहीं देखा है। मम्मी पूछ रही हैं कि तुम्हारे परमार भगवान जी का कथा कब खत्म होगा? अच्छा है, मम्मी लोग आजकल देख रही हैं क्या काफ़ी लेक्चर? कल भी कोई बोल रहा था मम्मी देख रही हैं, मम्मी लोग भी देख रही हैं क्या लेक्चर? तो भाई सभी लोग मेरी तरफ से अपनी अपनी मम्मी को चरण स्पर्श कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे आशीर्वाद की नीड है मुझे अभी। ठीक है। व्हेन डिड ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कब पब्लिश किया था पहला ड्राफ्ट? तो 21 फरवरी 1948 को। सेकेंड ड्राफ्ट की अगर बात करेंगे तो, अच्छा तुम लोग की मम्मी हड़काती भी हो ना, कैसे टीचर है ना, नहीं बोलती हैं ऐसा कुछ। सेकेंड ड्राफ्ट 21 अक्टूबर को और थर्ड ड्राफ्ट चिल्ड्रंस डे के दिन है ना, 14 नवंबर 1949 को। और कब तक, सॉरी, थर्ड मैंने वो रीडिंग लिख दिया उसकी जगह। थर्ड ड्राफ्ट की अगर बात करेंगे तो कब? थर्ड ड्राफ्ट को जो आपका 4 नवंबर है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ें, चलिए। तो थर्ड ड्राफ्ट के साथ ही पहली रीडिंग शुरू हो गई थी जो 5 दिन चली थी, है ना, 4 से 5 नवंबर। चलो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, तो पहले दिन कब मिली थी? तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना यार, ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया, ड्राफ्ट जब फाइनल प्रेजेंट हो गया, फाइनल वाला थर्ड वाला 4 नवंबर को, उसी के साथ ही पहली रीडिंग शुरू हो गई थी जो 4 से 5 नवंबर तक चली। फिर दूसरी वाली रीडिंग जो 6 दिन बाद, यानी कि 9 में 6 जोड़ोगे तब 15, तो 15 नवंबर से लेके 1948, 15 नवंबर 1948 से लेके आपकी अक्टूबर 1949 तक चली। और फिर जो तीसरी रीडिंग है वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चली थी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, तो कब मिली थी? 9 दिसंबर 1946 को। 211 लोग मिले थे। सचिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट, है, राजेंद्र प्रसाद वॉज द परमानेंट वन। हु हेडेड द क्रेडेंशियल्स कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति का नेतृत्व किसने किया था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी जी धंधा देख रहे थे, नेहरू जी यूनियन और स्टेट कमेटी के नाम के आगे है, टी कृष्णमाचारी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन तो किसी भी कमेटी के नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इतना लंबा नाम है, क्रेडेंशियल जो है मैच नहीं हो रहे थे इनके। देन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 इन न्यू दिल्ली एंड नेहरू वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा बिकॉज ही वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट 1:2 एंड स्टेटमेंट 1:2 एंड 2 इज फॉल्स। ये MPPSC का क्वेश्चन था। ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव द थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? थर्ड रीडिंग जब फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था। फाइनल ड्राफ्ट कब प्रेजेंट किया गया था? रिकॉल करो। पहला ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948, 8 महीने लोगों को दिए गए डिस्कस करने के लिए। दूसरा ड्राफ्ट 21 अक्टूबर 1948 को। तीसरा ड्राफ्ट 4 नवंबर 1949 को। हाँ, तो फिर थर्ड रीडिंग की बात कर रहा है, तो थर्ड ड्राफ्ट से पहली रीडिंग शुरू हुई थी। थर्ड रीडिंग मैंने आपको बताया था चिल्ड्रंस डे के दिन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, है ना। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 31 दिसंबर 1947? नाउ
तो ये बात कर रहा है आफ्टर पार्टीशन की, है ना। तो 31 दिसंबर 1947, ये अभी के स्टेनो के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 299, 299 लोग थे, क्योंकि पहले 389 होने थे, लेकिन फिर तो पार्टीशन हो गया, तो मुस्लिम लीग वाले चले गए उधर, तो बचे 299। इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो किससे बनाया गया था? सरोजिनी नायडू नहीं, सच्चिदानंद सिंह नहीं, यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाई विच सेक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यानी कि किस सेक्शन से इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, रिकॉग्निशन दिया गया था जो एक्ट आया था। तो द सेक्शन वॉज, आप गेस कर सकते हो, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई गेस मारना है तो आप मार सकते हो। तो दिस इज 8 क्लॉज 1, सेक्शन 8 क्लॉज 1, ये हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो कौन थे प्रेसिडेंट? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या, मतलब जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड इन 1947 बाई हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, रीजन, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, यानी कि सारे धर्म के लोग, सारे जेंडर, सारे कास्ट सबके थे। ठीक है। तो सर इकोनॉमिक्स का वन शॉट करवा दो। अरे करवा रखा है अंकित मीना जी। अब है, होता क्या ना अंकित जी, कि या तो कुछ नई चीज़ें बहुत आ रही हों तो मैं कुछ अलग करवा दूं, फिर नया वन शॉट ले लूं। अभी जो मैंने बम शॉट करके लिया था सीजल से पहले, वो आप अच्छे से देख लो, और उसमें उसको बस उसको ऐड ऑन कर लो, उसमें स्टेनो के जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे 2025 के, जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं एलपीजी रिफॉर्म्स पे, उसके साथ बस। तो आंसर 299 हो जाएगा। 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड, तो 10वां सत्र, जो 10वां अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो टोटल कितने दिन बैठी थी? 165 दिन बैठी थी। और उसमें कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे, जिसमें 10th सेशन के बारे में पूछ रहा है वो। तो 10th सेशन आपका 6 से 17 अक्टूबर के बीच में हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो कि मैंने नहीं बताया, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 165 दिन के लिए बैठी थी। ड्राफ्टिंग कमिटी सेट फॉर हाउ मेनी डेज? क्यों? पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बैच के अंदर ही। ठीक है। तो ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी का तो मैं लिख देता हूँ, रुकना अभी एक सेकंड, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ पर ये लिखा हुआ था ना 165 डेज, तो एक सेकेंड, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 141 डेज बैठी थी। चट 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 चट, कुछ ज़्यादा नहीं बोलता ये पेन, चट 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 चट। 141, ठीक है, 141 डेज। चलो, तो ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड अ टोटल ऑफ 11 सेशन विद द सिटिंग स्प्रेड ओवर हाउ मेनी डेज? 165। ओके। विच स्टेटमेंट ऑन सी राजगोपालाचारी member of the Constituent Assembly is correct? He was the first and the last Indian Governor General of India after independence. Yes. चलिए अगला करिए, कमिटी मैच करनी है आपको। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? मुंशी जी ना, फंडामेंटल राइट नहीं, मुंशी जी तो और बिजनेस कमेटी देख रहे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ठीक है, बिजनेस वाले मुंशी जी थे। अंबेडकर जी हेड्स ऑफ फंक्शंस ऑफ असेंबली, नो। चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जी वी मावलंकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हेड भी करते थे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान नहीं कानून बनाने के लिए बैठती थी, व्हेन इट फंक्शनड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। ओके। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितनी फीमेल मेंबर्स इसका पार्ट थी? तो यार हमने देखा है तो 15 लोगों ने साइन किया था फीमेल में। फीमेल 15 अगर साइन की थी तो 15 से ज़्यादा, तो 15 से कम मेंबर तो हो ही नहीं सकती हैं अगर 15 लोगों ने साइन किया था। तो देख रहे हो, फीमेल सारी आई थी, फीमेल सारी आई थी। एबसेंट कौन हुआ था? मेल ही एबसेंट हुए थे। टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज 389, ऑफ विच डैश वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट से कितने लोग थे? जो देसी रियासतें थी। तो याद करो, 389 में डिवीजन होना था 289, सॉरी 289 लिख रहा हूँ, 296 और 93, जिसमें कि 292 आना था आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, जो 11 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, और जो 4 गवर्नर प्रोविंस है वहाँ से आने थे, और ये इलेक्ट होके आने थे, ये नॉमिनेट होके आने थे। तो पार्टी इलेक्टेड, पार्टी नॉमिनेटेड थी। ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होने थे। तो 93 आंसर हो जाएगा। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन डैश, संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो हस्ताक्षर कब किए थे, साइन कब किए थे? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को साइन किए थे। अडॉप्ट हो गया था
इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। अब ये डेट मतलब याद करनी पड़ेगी आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे तो याद है कि ऐसे एक बार मम्मी बता रही थी कि इसी दिन जो है शादी हुई थी हमारी, बोलती हमारे यहाँ ऐसा कुछ एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा ही मतलब एक दिन रैंडम कुछ तो शादी थी कहीं पे, तो मैं बोलती हैं आज ही के दिन हमारी भी हुई थी। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन अध्यक्ष थे? अंबेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 7 मेंबर थे। 7 मेंबर को याद करो, अय्यर, अयंगर, सादुल्ला, मुंशी जी थे, एक थे TT कृष्णमाचारी, और आखिरी आप बता दो। DP खैतान को रिप्लेस किया था TT कृष्णमाचारी ने, और बाकी वो 7वें कौन से थे? हु वॉज दी होम मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट? अभी हमने देखा नहीं है पहली कैबिनेट, जो हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, लेकिन पटेल जी थे हमारे, ठीक है, सरदार पटेल जी। एजुकेशन मिनिस्टर पहले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, और बस। So, initially, when the Constitution of India was adopted on 26 November 1914, how many articles and schedules did it originally contain? कितने थे प्रारंभ में? जो 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अपनाया गया, तो इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो इसमें मूल रूप से 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था ये। इन विच ईयर वॉज द इंडियन, तो यही शेड्यूल्स, पार्ट, आर्टिकल, ये मैं पढ़ना है परसों से नहीं, कल लेक्चर होगा, फ्राइडे है ना कल, तो फिर मंडे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, कल थोड़े से विशेषताएं देखेंगे, और मंडे से अपने आर्टिकल शुरू करेंगे अपन, ठीक है। बस रेगुलर रहना तुम लोग। सर मम्मी ने आशीर्वाद दिया कि आपका ब्याह जल्दी हो जाए। अरे अरे, बस इसी आशीर्वाद की तो ज़रूरत थी। In which year was the Indian Press Act, a law that granted the government extensive powers to control the ये अभी मत करो, ठीक है। Who hand calligraphed the original manuscript? तो अपने हाथ से किसने लिखा था? सिलेक्शन फेज 13 2025, तो प्रेम बिहारी नारायण रहज़ादा जी ने, ठीक है। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। HVR अयंगर आपके सेक्रेटरी थे। HVR अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर नहीं, ठीक है। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे या लीगल एडवाइज़र, है ना, संवैधानिक या विधिक सलाहकार। इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? इफेक्ट का मतलब क्या? लागू कब होगा? सर जी खुश हो गए, खुश होने वाली बात ही है। चलो, तो बात अगर करेंगे तो कब लागू हुआ, विच व्हेन डिड इट केम टू इफेक्ट? सो 1950। हु इज़ रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चीफ आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं? गेस करो कौन होगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि गांधी जी तो मेंबर ही नहीं थे, ठीक है, तो कौन होंगे? अंबेडकर जी, बिकॉज ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो सबसे हर कमेटी से को अपने अपने प्रपोजल्स उसी को देने थे। द नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड इट्स री इलेक्शन? ओके, ठीक है। किसने बोला था किस पार्टी के लोगों ने कि इसको डिसॉल्व कर दो और मतलब अडल्ट सफरेज से बनाओ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को? अडल्ट सफरेज का मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन से। हमने अभी देखा है कि चुनाव हुए तो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 296 सीट के लिए, लेकिन जो हुए भी थे चुनाव वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने बोला था कि इसको लोगों के द्वारा चुना जाए, ठीक है। कभी भी चाहे कोई भी कुछ भी चीज़ हो जाए, सारे लोग तो अग्री नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वही है। अब बस ये 30 तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। ये वाला करो। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट? रिकॉल करो, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल कौन था? नेहरू की कमेटी के नाम क्या गया? तो यूनियन स्टेट था। ये तो हमने कहीं देखे भी नहीं थे, JB कृपलानी, सरदार पटेल। ये आपके सिर्फ एक ही कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसी के चेयरमैन थे सरदार पटेल जी, इसकी कमेटी के थे। और कौन सी थी कमेटी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, है ना, जो ये कमेटी थी, इसके भी हेड पटेल जी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चलो 3 क्वेश्चन और करेंगे 35 तक, उसके बाद आपका होमवर्क है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश। तो किसके चेयरमैन थे? अय्यर। याद करो, इनके क्रेडेंशियल्स हैक हो गए थे ना, क्रेडेंशियल्स इनके मैच नहीं कर रहे थे। इसका कौन होगा?
कौन होगा इसका? यूनियन पावर कमेटी का नाम क्या? यूनियन है। नेहरू। धंधा कौन चलाता है? मुंशी जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी कौन होगा बताओ? अभी अभी देखा था हम लोगों ने। चलो अगला है, अगला करो। ये अभी फर्स्ट कैबिनेट पढ़ा नहीं है, लेकिन ये तो पढ़ बता चुका मैं आपको। बताओ। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला करो। अंबेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द डैश ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले हमारे देश के लॉ मिनिस्टर थे ये। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था? कौन? ना 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 ना, ये जो कुछ लोग लिख रहे हैं ना, देखो ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट है। जो इन्होंने पूछा है फंडामेंटल राइट सब कमेटी। कौन? ना 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 ना, ये जो कुछ लोग लिख रहे हैं ना, देखो ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट है। जो इन्होंने पूछा है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके जेबी के प्लान ही थे, ध्यान रखना, ये अलग कमेटी है फंडामेंटल राइट सब कमेटी। अगर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी पूछेगा तो पटेल साहब होंगे। ओके, तो कौन इलेक्ट किए गए थे 26 जनवरी 1950 को? ये किए गए थे राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कब अडॉप्ट किए थे? फ्लैग कब अडॉप्ट किए थे? नेशनल एंथम और सॉन्ग कब अडॉप्ट किए थे? जल्दी बताओ। देन कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब रेटिफाई करी थी? तो फ्लैग अडॉप्ट किए थे 22 जुलाई 1947 को। एंथम और सॉन्ग की बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को। और कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रेटिफाई करी थी मई 1949 को। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं अच्छे अच्छे, अगर कोई होता है तो। ये मत करना, ठीक है, सब आगे करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज नेशनल एंथम अडॉप्टेड? आखिरी क्वेश्चन है। इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? अभी हमने देखा है, चाहे नेशनल एंथम हो जन गण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, चाहे नेशनल सॉन्ग हो वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, 1950 में ही अडॉप्ट किया गया था, 1950 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया पंडित नेहरू ने? कब मूव किया इसको, कब अडॉप्ट किया गया? सो इट वाज मूव्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसको मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसको अडॉप्ट कब किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ओके। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है किसको बोलते हैं? अंबेडकर जी को। हु वाज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? बी एन राव, के मुंशी, पिंगाली वेंकैया या फिर प्रेम बिहारी नारायण दत्ता? तो इन्होंने तो कैलीग्राफी करी थी। ठीक, क्लास नोट्स खुल नहीं रहे तो आप जो क्वेरी वाला नंबर है उस पर आप भेज सकते हो। ठीक है, कैलीग्राफी करी थी इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण दत्ता जी ने, और पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइनिंग करी थी, डिजाइनर थे। मुंशी जी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर थे। राइट, चलिए बाकी आप क्वेश्चन करेंगे खुद से। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये वाला करो, ये नया क्वेश्चन है जो आरपीएफ में पूछा गया, एंड दैट इज कि द प्रिंटेड रिकॉर्ड्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशंस वर कंपाइल्ड इनटू हाउ मेनी वॉल्यूम्स? जो प्रिंटेड रिकॉर्ड्स उनको कितने वॉल्यूम में वो किया गया था? संविधान सभा की जो चर्चाएं थी उनको 12 खंडों में अभिलेखित किया गया था। ठीक है, क्लियर? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिस्कशंस थे, वाद विवाद, चर्चा, उनको 12 वॉल्यूम में किया गया था। ठीक है, 12 वॉल्यूम में कंपाइल किया गया था। बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने आज देखी है लास्ट क्वेश्चन में, बाकी तो सब वही है। चलो, और बाकी अगर कुछ ना बने, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा लगे ऑफ द टॉपिक है, तो वो ऑफ द टॉपिक ही है, तभी नहीं बन रहा होगा आपसे वो। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि बीच में क्वेश्चन था बेसिक स्ट्रक्चर वाला, तो जब हम आगे फंडामेंटल राइट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर केस नंबर बात केसेस पढ़ेंगे, केसेस हम बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी तो आज का लेक्चर तो मोस्टली वही था, थोड़ा सा रटने वाली चीज़ जाती है जो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, समझने वाली चीज़ थी, रटने वाली चीज़ थी, तो आपको रटना पड़ेगा। इज नॉट टू दैट। और कल का लेक्चर जो होगा हम सेलेक्ट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे वहाँ पे कि संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, और उस